हमारे साथ हैं मनीष भारती जी, जय किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं कि किसान आंदोलन में इन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, किसान आंदोलन जो है ये सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिख के गया है जिसको आने वाले टाइम पे अलग अलग देशों में भी और भारत में भी न जाने कितनी पीएचडी होंगी और कितने इस पे शोध किए जाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन एक ऐसी परिस्थिति के निर्माण का आंदोलन है जहाँ जो शोषित लोग हैं, जो दबा कुचला समाज है, उसने किस तरीके से एक सरकार के खिलाफ जो एक कानून आया जो कि उन लोगों को लगा कि ये उनके खिलाफ कानून है, उसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया और साथ ही साथ जो गांधी के जो असूल थे, जो हमारा जो देश जाना जाता है बुद्ध और महावीर को लेकर, उन अहिंसा के सिद्धांतों को निभाते हुए किस तरीके से इस लड़ाई को जीता गया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है और इसको तो आने वाली नस्लें याद रखेंगी और आने वाला समाज इसके ऊपर न जाने कितने शोध करेगा। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दी, तो क्या मानते हैं कि यह प्रधानमंत्री जी की योजना थी या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम था? देखिए, पीएम किसान योजना जो है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड नहीं है। 1990 के बाद से ही लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे WTO है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या जो IMF है, उन लोगों ने, उन संस्थानों ने बेसिकली पूरी दुनिया में जो सब्सिडी है, जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है, उसको दो हिस्सों में बांटा है, ब्राउन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। जहां उन्होंने कहा है कि जो ब्राउन बॉक्स सब्सिडीज़ है उसको कम करना है और ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ को बढ़ाना है। तो ये जो निधि है, जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, कैश डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है, आप देखते हैं कि अमेरिका का किसान आज की तारीख में शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्सिडी पाता है, लेकिन उसके ऊपर हो हल्ला नहीं होता, क्योंकि वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ में आता है। तो उसी को चलते हुए, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते हुए ये निधि हमें दी जा रही है किसानों को, भारत के किसानों को। और इसमें लेकिन परेशानी ये है कि जो बाकी के जो हमारे जो मूल सवाल है कि हमारी उपज का जो दाम है, उसके बारे में जो सरकार की उदासीनता है, उसके बारे में जो सरकार की नीति है, निरंतर जो विरोध है वो उसके बारे में है। MSP हमारे किसानों का एक तरीके से जो बुनियादी हक है, क्योंकि जो चीज़ें हम पैदा करते हैं, अगर उस पैदा करने वाले जो हमारे उत्पादन हैं, अगर उनकी लागत की कीमत भी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, अगर उनकी लागत भी हम लोग को नहीं मिल पा रही है, तो खेती मुनाफे का धंधा कैसे होगा? मेरे ख्याल से कोई बहुत कम बुद्धि का व्यक्ति भी इस बात को अच्छी तरीके से आकलन कर सकता है कि अगर किसी चीज़ को पैदा करने में 10 रुपये की लागत आती है और सरकार उसे कहती है कि 9 रुपये में बेच दीजिए, तो ये 1 रुपये का घाटा है। और यही भारत के जो किसान हैं, वो चाहे छोटा किसान है और चाहे वो बड़ा किसान है, उसकी समस्या ही ये है कि जो हम पैदा कर रहे हैं, चाहे गेहूं है, धान है, गन्ना है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो CACP जो विभाग है, जो भारत सरकार की अपनी संस्था है, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की औसत लागत मूल्य है वो 343 रुपये प्रति कुंटल है, और जो योगी जी ने रेट दिया है वो दिया है 340 रुपये, यानी 3 रुपये लागत से भी कम। तो जहाँ किसान को लागत भी नहीं मिल रही है, मुनाफे की तो बात छोड़ दीजिए, तो फिर खेती तो घाटे का ही सौदा हुआ ना। तो जिस तरीके से लोग कहते हैं कि किसान के पास ज़मीन कम है, खेती कम है, उसकी इनकम जो है कम हो जाती है, ज़्यादा खेती होगी तो ज़्यादा उसकी इनकम होगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें राजीव भाई हमने को देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के उदाहरण, ठीक है, वैज्ञानिक आधार ये कहता है, वैज्ञानिकता के आधार पे, कि आपको एक कंपैरेटिव स्टडी देखनी चाहिए। बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अक्सर हमें ये तर्क देते हैं कि साहब क्योंकि खेती किसानी बहुत छोटी है इसलिए वो घाटे का सौदा है। लेकिन मैं यहाँ दोनों ही उदाहरण आपको देना चाहूँगा। अमेरिका में जो फार्म लैंड है, वहाँ जो किसान हैं वो हज़ारों एकड़ के फार्म लैंड लिए हुए, कई हज़ार एकड़ का एक किसान है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का जो किसान है वो घाटे की खेती कर रहा है। तो इसका मतलब
ये कहना तो गलत हुआ ना कि जो बड़े फार्म लैंड हैं उनमें घाटा नहीं होगा, है ना। चाहे ऑस्ट्रेलिया का किसान है, यूरोप के किसान हैं, वहाँ सभी जगह जो किसान हैं उनके पास होल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो घाटे। असल बात ये है कि पूरी दुनिया में जो खेती किसानी है उसके जो उत्पादन है, क्योंकि वो हमारे आम इंसान की बेसिक ज़रूरत है खाना, उससे जुड़ा हुआ है, तो सभी देशों की जो सरकारें हैं वो उसके जो नियंत्रण है, उस पर जो मूल्य का नियंत्रण है उसको रखना चाहती हैं, और उसका खामियाजा वहाँ का किसान भुगतता है। अमेरिका जैसे मुल्कों ने, क्योंकि ये मालदार मुल्क हैं, इन्होंने अपने किसानों को बेहिसाब सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी दी है। यूरोप के कई मुल्कों में हम ये देखते हैं कि किसानों को खेत खाली रखने के नाम पर भी सरकारें पैसा देती हैं कि आप मान लीजिए मक्का की फसल ज़्यादा हो रही है तो किसान को कहा जाता है कि भाई आप मक्का मत बोइए, आपके मक्का बोने पे जितना पैसा है उतना पैसा हम आपको सीधे खाते में डाल देंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसकी वजह से खेती घाटे का सौदा है। ये नहीं कि छोटी जोत है बड़ी, निश्चित तौर पर जो ज़्यादा छोटी जोत होती हैं उससे परेशानी होती है, संसाधन जुटाने में परेशानी होती है, लेकिन असल बात वही है कि अगर लागत भी किसान को नहीं दी जाएगी तो फिर किसान का घाटा पूरा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान कर्ज के नीचे डूबता जा रहा है, या ये कहें कि देश में डूबता जा रहा है, तो किस तरीके से सरकार को सब्सिडी देना चाहिए और किस तरीके से सरकार सब्सिडी दे रही है, आइए इस पे भी चर्चा करते हैं। राजीव भाई, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है। लगातार ये कहा जाता है कि सब सब्सिडी, और किसानों के नाम पे तो बहुत हो हल्ला मचता है। मैं एक उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा। एग्रीकल्चर जो बजट है उसके अंदर जो सब्सिडी हमें दी जा रही है उसका 50% जो सब्सिडी है, लगभग 50% जो सब्सिडी है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को दी जा रही है। नाम किसान के है, पर्चा किसान के नाम पे फट रहा है, लेकिन सब्सिडी किसे दी जा रही है? जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। इसी तरीके से जो सब्सिडीज़ हैं वो लगातार अलग अलग चीज़ों में उस तरीके से दी जाती है जिससे किसान का सीधा सरोकार नहीं है, इनडायरेक्टली वो किसान के नाम पे, उसके नाम पे सब्सिडी दे दी जाती है, बजट में प्रावधान कर दिए जाते हैं और हल्ला मचा दिया जाता है कि सब किसानों को हमने इतनी सब्सिडी दी। जबकि अगर हम देखें तो सब्सिडी तो सभी लोगों को दी जा रही है। हमारे यहाँ के सांसदों को खाना सब्सिडी पे दिया जा रहा है। हमारे यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे अडानी है, अंबानी है, टाटा है, कोई भी है, अगर वो कोई इंडस्ट्री के लिए कोई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लेके आते हैं, उनको विशेष रियायत सब्सिडाइज रेट के ऊपर ज़मीनें दी जाती हैं, उन्हें मशीन इंपोर्ट करने के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी जाती है, लेकिन उनके ऊपर हा हल्ला नहीं मचता, क्योंकि उनकी जो बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की है, आइसोचेम है, ये प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर काम करती हैं सरकार को और नीति निर्धारण कराती हैं। किसान आंदोलन का यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ वो यही है कि आज हमारे पास संयुक्त किसान मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो आने वाले समय में सभी सरकारों के साथ, जो किसान का विमर्श की जो कड़ी हमारे यहाँ नहीं थी, 70 साल से आज़ादी के बाद से आज तक सरकारों के पास एक बहाना था कि हम किसानों से बात करें तो कहाँ करें, किससे करें। आज संयुक्त किसान मोर्चे का जो गठन हुआ है 13 महीने के इस आंदोलन के बाद, आज इस देश के किसान को एक आवाज़ मिली है। संयुक्त किसान मोर्चा एक ऐसे संगठन के तौर पे काम करेगा जो किसान और सरकार के बीच में संवाद स्थापित करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जो नीति निर्धारण होगा उन नीतियों में अब किसान की जो आवाज़ है वो शामिल होएगी। संयुक्त किसान मोर्चा अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और अब ये देश के किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वो संयुक्त किसान मोर्चे के अलग अलग घटक जो भी हैं उनके साथ अपनी जो निरंतर जो विमर्श है और जो समर्थन है उसको बनाए रखे ताकि किसानों की एक आवाज़ बन के उभरता रहे। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने कहा कि किसानों की संयुक्त किसान मोर्चा जो है अब सरकार के साथ एक अहम भूमिका निभाएगा और जो किसानों में अभी तक मतभेद थे किसानों में और सरकार को लेकर कि हम किससे बात रखें, किससे अपनी बात कहें, उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो है संयुक्त किसान मोर्चा। सब किसान अपनी समस्याएं, अपनी बातें उसमें रख कर सरकार से अपने हित की बात कर सकते हैं। अब देखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश सरकार इस पर कितना अपना कब्जा जमाए रखती है, क्योंकि सरकारें अपने फ़ायदे के लिए कानून तो बना देती हैं लेकिन उसमें किसानों का हित कितना है ये तो किसान ही बताएंगे। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे की भूमिका भी अब अहम हो गई है। सरकार किसी की भी हो लेकिन अब उसे संयुक्त किसान मोर्चे के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। राजीव वर्मा, रामपुर।